हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी न्यू एडिटोरियल पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस शीट आया है, इसकी प्रैक्टिस शीट नंबर 7 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 6 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जो है एडिटोरियल पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 6 तक देख सकते हैं। और इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस शीट करवा दिया है, जो कि 1 से 15 मॉडल प्रैक्टिस शीट को कवर कराया है। वो भी जो है इसका वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक। वहाँ से जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और एडिटोरियल पब्लिकेशन से जो है बहुत सारे प्रश्न लड़ते हैं। कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है एडिटोरियल पब्लिकेशन की बुक से अधिक जो है सवाल आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 7 को डिटेल के साथ कवर करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार में किसी भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है और इसमें जो है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये जो है ये गलत है। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी कथन जो है सही है। महावीर जो है ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण करते थे। जैन धर्म मानने वाले राजा थे उदयन, बद्रायन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सभी शासक जो है ये जैन धर्म मानने वाले थे। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ की बात करें तो ये जो है यूनानियों के द्वारा किया गया था। यूनानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत नाटकों में पर्दों के लिए यवनिका शब्द आता है, जिसे जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ जो कि यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न है कि अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता के चित्रकारी की बात करें, इसमें जो है जातक नियुक्त किया गया है। जातक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय की बात करें तो इसमें जो है किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या फिर बोधिसत्व को जिन कथाओं से जो है जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है ये कराया गया था। तो आप लोग इसे जो है जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों के समय जो है एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य की बात करें तो मराठा राज्य के दूसरा प्रवर्तक जो है ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इसने जो है साहू को गद्दी प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेना के व्यवस्था की उपाधि दी गई थी। नवंबर 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने जो है उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक यानी FST, इससे जो है इसने फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये जो है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक थे। और ये जो है इन्होंने कहा, इसे जो है कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है 300 नवीन शहरों की निर्माण करवाया था, जिसे जो है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर एवं ये सभी जो है प्रमुख शहरें हैं जिसका निर्माण जो है
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। बीदर में मदरसे का निर्माण जो है ये महमूद गवाह के द्वारा करवाया गया था। तो महमूद गवाह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस शहर के खिलाफ किया था। शेर शाह की बात करें, इसने जो है अंतिम अपना सैन्य अभ्यास ये जो है कलिंजर युद्ध में किया था। कलिंजर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है ये किया था। यहाँ का शासक जो कि किरत सिंह था और इसी अभियान में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है तो ये जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा यानी असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और श्री राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की बात करें तो ये जो है भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं ही कर सकते थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना जो है 1920 में ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो भीमराव अंबेडकर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी, जो कि निम्न वर्गों के कल्याण हेतु भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बोले तो ये भी जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में किया गया था। ये भी जो है हितकारिणी सभा ये भी जो है निम्न वर्गों के कल्याण के लिए किया गया था। और अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना जो कि 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। अब्दुल रज़ाक की बात करें, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है ये देवराय द्वितीय के समय में किया था। तो देवराय द्वितीय ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना का संशोधन जो है अब तक एक बार किया गया है, एक बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका में संशोधन एक बार, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की है। सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय प्रणाली की अवधारणा ये जो है भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। कनाडा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय जो है ये विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विट्ठल भाई पटेल जो कि भारतीय राजनेता तथा सरदार पटेल के बड़े भाई थे। जीवी मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से इसमें से जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है ये स्वराज पार्टी
ने 1934 में किया था? स्वराज पार्टी ने 1934। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और जो है एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से जो है संविधान सभा की मांग करने का यह जो है प्रथम अवसर मिला था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? वनों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु ये जो है 60 से 62 वर्ष की गई। 60 से 62 वर्ष जो है ये 15वें ये जो है भारतीय संविधान के 15वें संशोधन अधिनियम जो कि 1963 में हुआ था। 1963 में 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो है कहा गया कि इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है कहा गया कि ये 60 से 62 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? वेतन भत्ता की बात करें तो ये जो है दूसरी अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध मिलता है और दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों को जो है वेतन भत्ते पेंशन के बारे में उपबंध है। तीसरी पूछे तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का जो है शपथ का प्रावधान है और चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण जो है ये जो है चौथी अनुसूची में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ये जो है राष्ट्रपति रोक सकते हैं, किसी भी बिल को अपनी स्वीकृति पर रोक सकते हैं। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत रोक सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का रोग की बात करें तो रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का रोग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल खैरा रोग जो कि धान की है, गन्ना जो कि गन्ना में लाल सड़न रोग होती है, गेहूं में करनाल वट रोग होती है, श्वेत फफोला रोग जो कि सरसों में होती है, पनामा सूखा रोग जो कि केले में होते हैं, अरगट रोग जो कि बाजरा में होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो कि गोदावरी नदी है। गोदावरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई, गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसकी बात करें तो उत्पत्ति जो है ये महाराष्ट्र की नासिक से होती है। नासिक में ये जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होती है इसकी जो है उत्पत्ति। और इसकी सहायक नदियाँ पूछे तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ पेनगंगा, वृधा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये सभी जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसे जो है दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो कि कौन सा झील है तो ये जो है बुलर झील है। बुलर झील, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुलर झील की बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो है ये प्रत छाया कहलाता है। तो प्रत छाया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आल्पस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट ब्लैक है, माउंट ब्लैक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी माउंट ब्लैक। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें जो है ये म्यांमार शामिल नहीं है, इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान ये सभी देश जो है ये शामिल है, परंतु म्यांमार जो है ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह का है, पूर्ववर्ती अपवाह, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का जो है ये उदाहरण है। वह नदी जो उचित क्षेत्र को काटकर बहती है, अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है, पूर्ववर्ती जो है नदी कहलाती है। जैसे कि बात करें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये सभी जो है पूर्ववर्ती नदियाँ का उदाहरण है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा या बड़ा ये जो है पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुका होना, ये इसके कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी। अगला प्रश्न है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टाजेना की बात करें तो कार्टाजेना का संबंध जो है ये जैव सुरक्षा समझौते से है। तो जैव सुरक्षा समझौता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है और ये जो है 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा यह जो है 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। कार्टाजेना की बात करें तो ये जो है लागू 2003 को किया गया था और 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये जो है प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में जो है योगदान देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। किस प्रजाति की विविधता जो है अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये जो है प्रवाल भित्तियाँ जो है इसकी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ। सूचना का अधिकार की बात करें ये जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो 12 अक्टूबर 2005 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम संसद द्वारा जो है पारित होने के बाद 15 जून 2005। अगला प्रश्न है कि देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। देश के समूहों के साथ जो है व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ये जो है ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के साथ जो है सामूहिक व्यापार करके जो है उनमें वस्तुओं का निर्यात करेगा जो कि तुलनात्मक रूप से सस्ती होगी तथा यह जो है उन वस्तुओं का आयात करेगा जो कि तुलनात्मक रूप से उसके देश में महंगी होगी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात है ये जो है पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के शीर्ष 4 राज्य की बात करें तो पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो कि पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो कि शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में जो है ये 88.71% है और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो कि 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट का है जो कि 43.07% है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम जो है और ये जो है समस्तीपुर में है जो कि 3.47% है। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। भारतनाट्यम नृत्य की बात करें तो ये जो है इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी।
तमिलनाडु ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में किया गया था और इस नृत्य की सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें ये जो है गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 से किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय की बात करें तो ये जो है वियना में स्थित है। वियना ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो कि 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो कि वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि UNEP संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जो है 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है इसकी की गई थी और इसका मुख्यालय जो कि नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल की बात करें तो ये जो है असम राइफल है। असम राइफल जो कि देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना जो है ये 1835 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण जो है ये धूलकण है। धूलकण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष अगर एक प्रकाश वर्ष पूछे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। और किलोमीटर पूछे तो किलोमीटर में जो है ये 12 हो जाएगा 10⁻12। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बल के कारण जो है दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। दूध से क्रीम को जो है पृथक किया जाता है ये जो है अपकेंद्रीय बल से किया जाता है। अपकेंद्रीय बल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दृष्ट धारा जो कि DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो है तरंगदैर्घ्य और वेग ये दोनों परिवर्तित होता है। तरंगदैर्घ्य और वेग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की आवृत्ति जो है वही रहती है लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। कैलामाइन की बात करें तो कैलामाइन जो है ये जस्ता का अयस्क है। जस्ता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीन पूछे तो टीन जो है कैल्सिटेराइट का अयस्क है। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि मैग्नीशियम का अयस्क है। क्यूपराइट जो कि तांबा का अयस्क है। बॉक्साइड कोरंडम ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। सीसा जो कि गैलेना का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित जो है ये ऑफ बाउल सिद्धांत द्वारा होता है। तो ऑफ बाउल सिद्धांत ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम जो है ऑफ बाउल सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या फिर भरते हैं। तत्पश्चात ही इसमें जो है अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है ये क्षारीय होती है। क्षारीय ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अधात्विक ऑक्साइड की बात करें तो ये जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल उदासीन प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार की बात करें ये जो है आयोडीन का स्रोत है। आयोडीन ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है और आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। आयोडीन प्रमुख हाइड्रोजन तत्व है। आयोडीन में जो है धातु जैसा चमक होता है।
ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम्स का संरचना में होती है। राइबोसोम्स की संरचना की बात करें तो ये जो है आरएनए तथा प्रोटीन्स की होती है। आरएनए तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है। यह जो है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम एक जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जो कि हरित लवक कोशिकाओं में ये जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ओब्लांगटा का कार्य नहीं है। मेंडुला ओब्लांगटा का कार्य की बात करें तो रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये सभी जो है मेंडुला ओब्लांगटा का कार्य है। परंतु पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये जो है मेंडुला का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा बृहद पोषक तत्व है जो कि पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है। पादपों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है ये पोटेशियम है। पोटेशियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस द्वीप जो कि इंसुलिन का स्त्राव करते हैं ये स्थित होते हैं। लैंगरहैंस द्वीप जो कि अग्नाशय में स्थित होती है और ये जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। इंसुलिन के अल्प मात्रा में स्त्रावन में मधुमेह नामक रोग होता है जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है ये बढ़ जाते हैं। हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाना ये जो है एड्रीनेलिन ग्रंथि से होती है। एड्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। प्रोटीन की बात करें ये जो है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी से मिलकर बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन जो है ये प्यूटरी से होता है। प्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है। पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कहलाता है। प्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्त्रावन होती है। यह हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नहीं जमने का मुख्य कारण है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो है मानव शरीर के भीतर रक्त को जो है नहीं जम पाता है। जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त को जो है थक्का बनाने में सहायक होती है। थ्रोम्बिन जो कि प्लेटलेट्स नामक कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और ये जो है थक्का बनाता है। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को जो है काटकर फाइब्रिन बनाता है। अगला प्रश्न है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। भाप अंगार गैस की बात करें ये जो है CO और H2 का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का मुख्य कारण लाइकोपिन है। लाइकोपिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर का लाल रंग जो है लाल ये कैरोटीन के कारण होता है और हल्दी में पीला रंग जो कि कुरकुमीन के कारण होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। लाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वहीं बैंगनी रंग पूछे तो इसका जो है विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किस तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन जो है ये वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है। वर्ग 17, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर जो है और ये नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सभी जो है पॉलीमर है। परंतु कैप्रोलेक्टम ये जो है पॉलीमर नहीं है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का खोज करने वाला वैज्ञानिक थे। रेडियोधर्मिता का खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है ये हेनरी बैकेरल थे। तो हेनरी बैकेरल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के साथ जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो ये जो है
आइसोप्रीन का बहुलक है? आइसोप्रीन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव जो है क्या प्रभाव पड़ता है? जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जल के पृष्ठीय तनाव जो है ये घट जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, घट जाना। साबुन, डिटर्जेंट आदि जो है जल में पृष्ठीय तनाव को जो है कम कर देता है, अतः वे जो है मैले गहराई तक चले जाते हैं, जिससे जो है कपड़ा ज़्यादातर साफ हो जाता है। और इसमें जो है साबुन के घोल के बुलबुले बढ़ नहीं बनते हैं, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर जो है उसके पृष्ठीय तनाव में कमी आ जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? हिम तेंदुआ की बात करें, ये जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान इनके द्वारा जो है गणना की गई थी, और इसमें जो है कुल देश में 718 हिम तेंदुए हैं। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक जो कि 477 है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में टोटल जो है हिम तेंदुआ ये 477 हैं। उत्तराखंड पूछे तो ये जो है उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? अनिल लाहौटी की बात करें तो अनिल लाहौटी जो है ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई के अध्यक्ष जो कि अनिल लाहौटी हैं। अजाली आसोमानी जो कि कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कोमोरोस के राष्ट्रपति जो कि अजाली आसोमानी हैं, तो ये भी जो है ये सही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो कि क्रिस्टोफर लक्सन हैं, तो क्रिस्टोफर लक्सन ये जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो इनमें से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इसमें जो है भारत का स्थान 111वां रहा है, 111। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वां स्थान रहा है। 127 पूछे तो ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रहा है, और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131वां स्थान रहा है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? डेजर्ट साइक्लोन की बात करें, ये जो है ये भारत और यूएई के बीच हुआ है, तो भारत और यूएई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदा तनसीन अभ्यास पूछे तो ये जो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। सूर्य किरण पूछे तो ये जो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। अयुत्या अभ्यास जो कि भारत एवं थाईलैंड के बीच हुआ है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 108 स्थानों पर ये जो है गुजरात के द्वारा बनाया गया है। तो गुजरात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए जो है फिर से चुना गया है। ये जो चुना गया है 24 एवं 25 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया गया? COP29 का आयोजन की बात करें जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये जो है अजरबैजान में किया गया। अजरबैजान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि बिनबैक्स का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बिनबैक्स की बात करें तो ये जो है भारत और वियतनाम के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक घाटे का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? प्राथमिक घाटे का अनुमान जो है ये 1.5% लगाया गया है, जो कि जीडीपी का 1.5%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिव्यकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? दिव्यकीर्ति सिंह जो कि अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये घुड़सवारी में बनी है। घुड़सवारी इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 75 जीके जीएस प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड, आपको कमेंट में ये जवाब देना है कि वीडियो कैसी लगी।
साथ ही आप लोग कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही किए हैं ये भी जो है आपको कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।